नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 4 सितंबर 2020 की 10वीं कक्षा की सभी वर्कशीट्स को। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट करें। जैसा कि आपको पता है 3 वर्कशीट आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली वर्कशीट जो हम सॉल्व करेंगे वो होगी विज्ञान की। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। मानव श्वसन प्रणाली का विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर 2 भागों में विभाजन किया जाता है। तो हमारे शरीर में जो हमारी श्वास प्रणाली होती है, श्वास प्रणाली को उसके काम के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसकी वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली जो फुफ्फुस में वायु की संरचना करती है। तो बेटा हमारी श्वास नली किस प्रकार काम करती है, कौन कौन से अंग हैं? पहला है नाक, वायु को गर्म और फिल्टर करती है। ग्रसनी, वायु के लिए मार्ग जो श्वास नली की ओर जाता है उसे तैयार करती है। और स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं। फिर आता है श्वास नली, ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है। इसमें आता है उपास्थि वलय। ध्यान दीजिए, ये कहते हैं उपास्थि वलय। क्या करता है ये उपास्थि वलय? उपास्थि वलय संरचना प्रदान करते हैं और श्वास नली को खुला रखते हैं। फिर लिखा है कि श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया नामक महीन बाल होते हैं जो वायु को फुफ्फुस तक पहुंचने से पहले फिल्टर करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको वर्कशीट नंबर 27 सॉल्व करवाई थी, परसों की वर्कशीट। मैंने आपको बताया था कि हमारी नाक में बाल होते हैं जो बाहर से आने वाली धूल को अंदर नहीं जाने देते। इसी के आगे हैं कि श्वसनी, ग्रसनी अंत में इन 2 शाखाओं में विभाजित होती है और ये फुफ्फुस में प्रवेश करती है। फुफ्फुस इसके नीचे होता है। वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है उसे फुफ्फुस कहते हैं। तो श्वसनलिकाएँ होती हैं फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण मार्ग जो फुफ्फुस की सतहों तक वायु पहुंचाते हैं। और कुपिका वहनी होती है छोटी शाखाओं का एक ऐसा नेटवर्क जो श्वसनी से फुफ्फुस तक और अंततः कुपिका कोश में पहुंचती है। कुपिका क्या होती है? फुफ्फुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयाँ जहाँ गैस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो डिवाइड होती है, जो बढ़ती हैं, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, वो सब कुपिकाओं में होता है। आगे देखते हैं सांस लेना। अब सांस कैसे लेते हैं बेटा? तो ऑक्सीजन युक्त वायु लेना। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है। यहाँ डायफ्राम समतल हो जाती है जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है। इससे वक्षीय गुहा के अंदर दबाव कम हो जाता है, फेफड़ों के अंदर वायु जाती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो आपको गैस चाहिए वो गैस कैसे अंदर जाती है? वो हमारी छाती का आयतन बढ़ता है, हम सांस अंदर लेते हैं। सांस छोड़ते कैसे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के शिथिलीकरण के कारण होता है, जब वो मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। इससे वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है, वायु का दबाव कम हो जाता है, फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ लिखा है कि फुफ्फुस के अंदर कुपिका का एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो जाता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। केशिकाएं शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कुपिकाओं में छोड़ती हैं। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन्हें उत्तक तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बद्धता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपलब्ध होता है। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि कुपिकाओं के अंदर जो रक्त होता है वो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेकर बाहर निकल जाता है। अब प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि उपास्थि वलय का क्या कार्य होता है? उपास्थि वलय का कार्य पूछा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे एक लाइन अंडरलाइन करी थी कि उपास्थि वलय संरचना प्रदान करते हैं और श्वास नली को खुला रखते हैं। किसको संरचना प्रदान करते हैं? श्वास नली को। तो उपास्थि वलय श्वास नली को संरचना प्रदान करते हैं और श्वास नली को खुला रखते हैं। ये आपका हो गया बच्चों आज का पहला प्रश्न। लिख लीजिए इसका आंसर तो आगे बढ़ सकें हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बड़े
बहुकोशिकीय जीवों जैसे मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है? तो वो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर मिलेगा आपको यहाँ पे। ये पहली लाइन होगा कि फुफ्फुस के अंदर कोशिकाओं की एक सतह उपलब्ध कराती है जैसे गैसों का विनिमय हो सकता है। यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद इसी के आगे कि कोशिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है। कोशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कोशिकाओं में छोड़ती हैं और कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसी के साथ यहाँ लास्ट में लिखेंगे कि फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बद्धता रखता है। ये आपका प्रश्न दूसरा है पूरा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया समझाइए। तो सांस लेने के समय क्या होता है? डायफ्राम समतल हो जाती है जिससे वृक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये और सांस छोड़ते समय क्या होता है? पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के शिथिलीकरण के कारण होता है। डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, इससे वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है। ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो लाल रंग से जो हमने किया है वो है दूसरा प्रश्न और नीले रंग से जो किया है हमने वो है तीसरा प्रश्न। कर लीजिए अपनी कॉपियों में दोनों उत्तर, तो आगे बढ़ सकें फिर हम। मुझे उम्मीद है बच्चों आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं मैथ्स की वर्कशीट पे, देखते हैं आज की मैथ्स की वर्कशीट में क्या आया है। तो आज की आपकी जो गणित की वर्कशीट है उसके अंदर विभाजन सूत्र आया है। हमने 7वां चैप्टर शुरू कर रखा था निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसमें विभाजन सूत्र समझते हैं। बेटा विभाजन सूत्र क्या होता है? मैं विभाजन सूत्र को अगर सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूँ, एक सीधी रेखा है, इस रेखा का जो ये वाला अक्ष है ये मेरा x1 है और y1 है, कुछ भी बिंदु हो सकते हैं ए, और जो ये वाला हिस्सा है ये मेरा x2 है और y2 है जिसको मानता हूँ मैं b। एक और रेखा है जो इसको काटती है, तो जिस बिंदु पर ये रेखा इसको काटेगी इसके भी कुछ x और y होंगे, उनको मान लेते हैं x और y। और अगर इस रेखा ने इसको काटा तो किसी न किसी अनुपात में तो कटा होगा, उस अनुपात को मान लेते हैं m1 और m2। तो अगर हमारे पास इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो हम उसको निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र की सहायता से। विभाजन सूत्र क्या कहता है? विभाजन सूत्र होता है ये कि अगर आपको एक्स वाई निकालना है, इस पॉइंट को हमने P माना, अगर आपको P(x, y) निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल अपॉन m1 प्लस m2। और सेम y में x की जगह y हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम विभाजन सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें बताता है कि अगर एक रेखा को कोई दूसरी रेखा काटती है तो वो उसे किस अनुपात में काटती है, उस अनुपात के बारे में ये हमको जानकारी देता है। आगे देखते हैं बच्चों, एक उदाहरण उन्होंने दिया है। उदाहरण बिंदु P ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक A और B हैं को 2:7 में विभाजित करता हूँ। तो हमने फॉर्मूला लगाया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ गया -4 6। एक और ख़ास बात कि अगर आपको मध्य बिंदु निकालना हो तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब उन्होंने पहला प्रश्न बोला कि ये उन्होंने 3 पार्ट, एक पार्ट उन्होंने सॉल्व कर रखा है और बोला कि भैया ये पॉइंट है, मध्य बिंदु बताओ क्या होगा। देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है। दूसरा है x1 प्लस x2 तो 4 माइनस 4 अपॉन 2 कितना हो गया 0 अपॉन 2 0 और 7 प्लस 5 अपॉन 2 यानी 12 अपॉन 2 यानी कि 6। तो हमारा जो पॉइंट बन गया वो आ गया 0,6। ऐसे ही दूसरे में x1 था 7 और x2 था
-3, तो 7 - 3/2, 4/2, 2। और y1 था 6, y2 था 4, तो 6 + 4/2, 10/2 यानी कि 5। पॉइंट आ गया 2, 5। तीसरे में x1 था 2 और x2 था 4, 2 + 4/2, 6/2, 3। ये देखिए, ये था ना 2 और 4, तो 2 और 4 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, और 9 और -5 को जोड़ेंगे तो 9 - 5 से आएगा 4/2, 2। पॉइंट बन गया 3, 2। ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया मिड पॉइंट वाला। कीजिए इसको नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब है स्वयं प्रयास कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। मतलब ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, ये मेरा अनुपात है m1 m2, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है x और y। तो देखिए बच्चों, मैंने पूरा एकदम पॉइंट बना दिया। ये x1 y1, ये x2 y2, xy मुझे निकालने हैं, और m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। फॉर्मूला होता है x = m1 x2 अपॉन m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है 4, m2 है 3 और x1 है -1। तो ये हो जाएगा 4 2 = 8 और 3 1 = 3, माइनस का तो 8 - 3 5, अपॉन में 3 + 2 5, 5/5 कितना हो गया 1। y की आई m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, m1 y2 यानी कि 2 × -3 -6, और m2 y1, m2 था मेरा 3 और y1 है 7, तो 7 3 = 21, 21 - 16 15/5, आंसर आ गया 3। यानी कि मेरा पॉइंट x और y क्या आ गया 1 और 3। कर लीजिए नोट डाउन इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसे रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु -3 10 और 6 10 को बिंदु -1 6 द्वारा विभाजित किया जाता हो। अब यानी कि आपको विभाजन बिंदु दे रखा है, तो ये जो विभाजन बिंदु आपको दे रखा है ये हो गया आपका x और y, और जो बाकी दोनों दे रखे हैं ये आपका हो गया x1 y1, और ये हो गया आपका x2 और y2। तो मुझे अनुपात को मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने किया माना अनुपात लेट रेशो = k/1। k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है ना, 1 की वैल्यू पता है, लेकिन मुझे पता है कि k मेरा m1 है और 1 मेरा m2 है। x1 y1 हो गया -3 10, x2 y2 हो गया 6 और -8, और x और y हो गया 1 6। अब इसमें किसी भी एक से सॉल्व कर लो, या तो x से कर लो या y से कर लो। x की वैल्यू हो गई m1 x2, m1 k, x2 6 प्लस m2 x1 1 और -3, तो ये हो गया -1 = 6 × k 6 के, और 1 × -3 ये k + 1 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -k -1। अब देखिए मैं k वाली टर्म्स को एक तरफ ले आया, तो -k को -k, 6k जब यहाँ आएगा तो -6k, और 1 जब वहाँ जाएगा तो प्लस का 1 - 3 कितना होता है 2, और -k और -6k -7k, माइनस से माइनस कट गया, 7k = 2, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2/7। अनुपात था k अनुपात 1, तो अनुपात क्या आ गया 2:7। ये रहा आपका आंसर आपके सामने। थोड़ा सा मुश्किल है बट कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप कर लोगे। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन। अब हमारी तीसरी वर्कशीट आगे बच्चों आज की हिंदी की। आज हम फिर एक रचनात्मक लेखन देखेंगे। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने औपचारिक पत्रों की विशेषताओं के बारे में जाना था, उसने लिखने का अभ्यास भी किया था। इसी प्रकार इस कार्यपत्रक में हम अनौपचारिक पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे।
तो अनौपचारिक पात्र की मुख्य बातें क्या होती हैं कि इसमें व्यक्तित्व, सुख दुख और अनुभव का वर्णन होता है। तो ये बेटा आपने जान पहचान के लोगों को लिखा जाता है। इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को महत्व दिया जाता है। प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए लिखा जाता है। भाषा शैली अनौपचारिक होती है, मतलब भाई बहन, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, इनको लिखा जाता है। और अनौपचारिक रूप का प्रारूप देखते हैं तो सबसे ऊपर पता, यानी कि प्रेषक पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। दिनांक, जिस दिन उसे भेजा हो। संबोधन, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा हो उसके साथ संबंध, प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय मित्र। अभिभावक, उसके संबंध के अनुसार सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, इस तरीके से बातें लिखी जाती हैं। फिर मुख्य विषय लिखा जाता है, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद में समाप्ति करते हैं। लास्ट में बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और समाप्ति अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपका पति, आपका भाई, आपका मित्र, आपका चाचा, आपका फूफा, आपका दुश्मन, जो भी तुम लिखना चाहो। तो ये एक पत्र का आपको ब्यौरा दे रखा है। मैंने एक उदाहरण लिया है, उससे देख लेते हैं। आवास विहार, पोरबंदर, तो गुजरात से पत्र लिखा जा रहा है। 4/9/2020। दिनांक, प्रिय बहन, बहन को पत्र लिखना है। प्रश्न क्या था, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। योगा करने के लिए आजकल आपको भी वीडियो आ रहे हैं बहुत सारे योगा करने के लिए। सदैव खुश रहो, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा रखता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। मुझे माताजी का पत्र मिला, जिससे घर के समाचार पत्र चला और साथ ही ये भी पता चला कि आपकी तबीयत नाजुक रहती है, आपके शरीर से अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है, इसलिए आप योगासन किया करें। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में व्यस्तता के कारण अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। योग के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान रख सकते हैं। अगर योग नियमित रूप से किया जाए तो शरीर में होने वाले दर्द से निजात पाई जा सकती है। मैंने हाल ही में योग करना शुरू किया है, मुझे इससे बहुत आराम मिला है। मैं योग की वजह से तरोताज़ा महसूस करता हूँ और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता हूँ। आपके लिए योगासन एक अच्छा उपचार सिद्ध होगा। आशा करता हूँ कि आप मेरी सलाह को मानोगे और योगासन को अपने जीवन में स्थान देंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। माता पिता को सादर प्रणाम, आपका भाई आकाश गुप्ता। तो बच्चों, एक पत्र का उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा कि एक पत्र अगर नॉर्मल साधारण पत्र लिखा जाए तो उसका जो प्रकार होता है वो कैसे होता है। आप इसमें कुछ बातें जोड़कर कुछ और अच्छा लिख सकते हैं। हम आपसे कल मिलेंगे, कल सुबह की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।